प्रोसेस तो आपको पता चल गई। अब बताता हूँ मैं कैसे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको फिर से अनाउंस करता हूँ कि वो चार्जेस मैंने बोले थे बट मैं नहीं लूंगा। उसके साथ ही साथ आपको सवाल ये भी आएगा कि एप्लीकेशन मेरे थ्रू ही क्यों करवाए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज धर्मेश एंड आई एम फ्रॉम इंडिया। मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं एज पर माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस, और मैं जहां जहां घूमने जाता हूं वहां के ट्रैवल ब्लॉग्स भी बनाता हूं। बेसिकली आज का वीडियो किसके बारे में है उसके बारे में बताते हैं। आज का वीडियो है पूरा स्टडी वीजा प्रोसेस के बारे में। जो लोग भी स्टूडेंट सितंबर इनटेक में, नेक्स्ट सितंबर इनटेक में आना चाहते हैं या फिर जनवरी इनटेक में आना चाहते हैं उनके लिए होगा। ये वीडियो मैंने पहले ऑलरेडी बना चुका हूँ, डिटेल वीडियो स्टूडेंट वीजा की प्रोसेस, बट ये थोड़ा वीडियो डिफरेंट होगा बिकॉज प्रॉब्लम ये आ रही है कि काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं यार कि कौन से एजेंट के पास जाए, कैसे काम करे, तो इसीलिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि स्टडी वीजा प्रोसेस फिर से एक बार एक्सप्लेन करी जाए, और साथ ही साथ मैंने जो स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन स्टार्ट करी लेने की तो उसके बारे में भी थोड़ी बातें करी जाए। और अगर आप पहली बार ये चैनल में आए हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज फ्यूचर में भी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ यही टॉपिक के बारे में और डिफरेंट डिफरेंट यूके के टॉपिक्स के बारे में। आपको उसके बारे में पूरे अपडेट मिलते रहे। और अगर आप सितंबर और जनवरी इनटेक के लिए आने के लिए प्लान कर रहे हो तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, बिकॉज बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट होती है प्रोसेस ऑफर लेटर से। ऑफर लेटर के साथ साथ कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करी जाए, कौन सा लोकेशन सिलेक्ट करा जाए, कौन सा कोर्स सिलेक्ट करा जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। बिकॉज होता क्या है, स्टूडेंट्स एजेंट के भरोसे रह जाते हैं, उनको पता भी नहीं होता है कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड है, कैसा माहौल होगा, जॉब्स वगैरह कैसी होती है, तो वो सब बारे में बहुत ही डिटेल रिसर्च करनी पड़ती है। आई विल सजेस्ट, आप खुद से एप्लीकेशन कर रहे हो या फिर किसी के पास करवा रहे हो तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि मैं कौन सा कोर्स ले रहा हूँ, कौन सी जगह पे जा रहा हूँ, और डिटेल रिसर्च कर लो वो जगह के बारे में। लेट से आप अगर बर्मिंघम आ रहे हो तो बर्मिंघम के बारे में आपको एटलीस्ट काफी सारी चीजें पता होनी चाहिए। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, अकोमोडेशन कैसा रहेगा, या फिर यहाँ पे एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, या फिर इनकम कैसी होती है, जॉब्स कैसी होती है, सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। ऑफर लेटर में क्या होता है कि दूसरी जो भी कंट्रीज होती है उसमें एप्लीकेशन चार्जेस रहता है। यूके की सबसे बड़ी खास बात यह है कि मेजोरिटी सारी यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है एप्लीकेशन। अगर आप खुद से एप्लीकेशन कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सके उतनी आप एप्लीकेशन कर सकते हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कौन से एजेंट के पास काम करवा रहे हो। आपको यूनिवर्सिटी से लेके, कोर्स से लेके सारी चीज आपको खुद से सिलेक्ट करनी है। आपको यूनिवर्सिटी, या जैसे लेट से अगर मेरा ही एग्जांपल दूं तो अगर आप जैसे बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, अगर कोई एजेंट आपको सजेस्ट कर रहा है, लेट से अगर मैं ही आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये टॉप 5 कोर्सेज है, अच्छे हैं, आप कर सकते हो, बट उसमें भी आपको खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी। क्योंकि होगा क्या, आपको पता होना चाहिए कैसे मॉड्यूल्स है, क्या कोर्स करने जा रहा हूँ, मॉड्यूल्स के अंदर भी क्या क्या स्टडी होगा, ये मॉड्यूल्स या ये स्टडी मुझे फ्यूचर में जॉब दिलाएगी या फिर फ्यूचर में मुझे काम कितना करेगी, मेरे पास्ट जो स्टडी थी उसके अकॉर्डिंगली है कि नहीं है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर इसके अलावा डायरेक्टली आप अगर कोई भी रैंडम कोर्स चूज कर लिया तो देयर आर पॉसिबिलिटीज आप फेल हो सकते हो वो कोर्स के अंदर, या फिर इजी भी कोर्स है तो देयर आर पॉसिबिलिटी जॉब नहीं मिलेगी उसके बाद। ये बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है, तो ये खास चीजें ध्यान रखना। और ऑफर लेटर का क्या होता है कि अगर आप जैसे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो वो लोग पोर्टल दे देते हैं, पोर्टल जैसा क्रिएट हो जाता है। पोर्टल में आईडी पासवर्ड से आप अपना अपडेट वगैरह चेक कर सकते हो, जिसके अंदर रैंडमली अगर जैसे लेट से अगर उनको डॉक्यूमेंट्स कोई भी रिक्वायरमेंट है, कुछ भी है, तो वहां से ही पता चल जाएगा। ये ऐसे काम करता है। अब उसके साथ ही साथ होता क्या है, ऑफर लेटर का ड्यूरेशन। नॉर्मली ऑफर लेटर 7 to 10 डेज के अंदर आ जाता है। देयर आर पॉसिबिलिटी 2 वीक्स भी हो जाए, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी, इसकी कोई प्रोसेस का फिक्स टाइमिंग है ही नहीं। देयर आर पॉसिबिलिटीज, कितने सारे स्टूडेंट्स के ऐसा हुआ है कि 4-5 दिन में भी ऑफर लेटर आया हुआ है, और देयर आर पॉसिबिलिटी काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं 15-15, 20-20 दिन हो जाता है ऑफर लेटर नहीं आता है। वो डिपेंड करता है टोटली वो यूनिवर्सिटी पे, क्योंकि उसके पास कितना वर्कलोड है, कितने सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें मायने रखती है। बट आइडियल अगर एक नॉर्मल टाइम फ्रेम लेके चलो तो 2 वीक तो लगते हैं। 2 वीक हम पकड़ के चलते हैं। अब ऑफर लेटर में भी क्या होता है, एक कंडीशनल ऑफर लेटर होता है, एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर होता है। कंडीशनल में क्या होता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, या फिर आपने आईएलटीएस नहीं दी थी और पहले ही आपने ऑफर
ऑफर के लिए अप्लाई कर दिया है, तो यूनिवर्सिटी आपको क्या करेगा, अगर एडमिशन देना है तो कंडीशनल ऑफर लेटर देगा, जिसके अंदर लिख के देगा कि भाई ये मुझे आईएलटीएस का सर्टिफिकेट चाहिए या फिर आईएलटीएस के इतने स्कोर चाहिए, या फिर अगर आईएलटीएस आपने दी हुई है फिर भी अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो वो फिर आपको कंडीशनल वैसे देंगे कि भाई मुझे ये डॉक्यूमेंट्स दे दो, फिर मैं आपको अनकंडीशनल लेटर दूंगा। तो वो वैसे तरीके से काम करता है। अब जैसे ही ऑफर लेटर आपका आया कंडीशनल, उसमें आपने कंडीशन पूरी करी, जैसे लेट से अगर आईएलटीएस का बाकी था या फिर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग था, वो सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके वापस आपने भेज दिए, फिर आता है मेन फाइनल ऑफर लेटर जो है अनकंडीशनल लेटर। अब अनकंडीशनल लेटर में क्या होता है कि इसमें मेन ऑफर लेटर से कम टाइम लगता है, देयर आर पॉसिबिलिटी 2-3 दिन में भी आ जाए, बट एवरेज हम 1 वीक का टाइम लेके चलेंगे। अब इसके बाद जो स्टेप आता है फीस का आता है, और फीस के साथ ही साथ मैं एक स्टेप इसमें साथ ही इंक्लूड करना चाहूंगा फंड्स का, बिकॉज वो दोनों साथ में चलेंगे तो आपका प्रोसेस थोड़ा इजी और स्मूथ हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं बाद में बताऊंगा कैसे होता है। और इससे पहले एक और बात बतानी थी, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो आई विल रिक्वेस्ट के एंड तक देखना। तो एंड में मैं बताने वाला हूँ कि ये पूरी स्टूडेंट वीजा की प्रोसेस मैं कैसे करने वाला हूँ। सो आते हैं मेन टॉपिक पे, फीस और फंड्स पे। सो एज ए सेकंड स्टेप होगा फीस, थर्ड स्टेप होगा फंड, बट वो दोनों साथ में लेके चलेंगे। वाई? दोनों अगर साथ में प्रोसेस करते हो तो काफी हेल्प हो जाती है वीजा ड्यूरेशन वगैरह में, और कैसे हेल्प होती है वो भी बताता हूँ। सो पहले बात करते हैं फीस के बारे में। फीस में क्या होता है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी की डिफरेंट फीस होती है। नॉर्मली 10-12 हजार पाउंड से लेके 20,000 पाउंड का एक बकेट होता है। देयर आर पॉसिबिलिटी उससे भी ज्यादा हो अच्छी यूनिवर्सिटी में, बट एक एवरेज ये चलती है। पहले थोड़ी लास्ट ईयर जब मैं आया था 2021 में, तब फीस थोड़ी कम थी। हर साल ये लोग फीस भी बढ़ाते हैं, तो ऑब्वियसली ये साल 1,000-2,000 पाउंड और बढ़ गई होगी हर एक यूनिवर्सिटी की फीस। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज के अब नेक्स्ट ईयर आओगे तो 1,000-2,000 और फीस बढ़ गई हो। सो वी कांट से एनीथिंग, बट ये बकेट के अंदर ही फीस मोस्टली रहती है सारी यूनिवर्सिटी की। सो इसमें होता क्या है कि काफी सारी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया होता है कि ऑफर लेटर के बाद 50% फी भरवाते हैं, जो मेन ऑफर लेटर बताया मैंने वैसे। या तो फिर काफी यूनिवर्सिटी ऐसी भी है कि भाई 1,500-2,000 पाउंड भर दो और बाकी फीस यहाँ पे आके जब एनरोलमेंट करो तब 50% टोटल भरो, और बाकी की फीस या तो इंस्टॉलमेंट में भरो या तो फिर बाकी जब भी वो डेट बोलते तब भरनी होती है। बट आपको मेक श्योर करके आना है कि फीस वगैरह पूरा सेटअप करके आओ, बिकॉज होता क्या है कि यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स आधी फीस भर के आएंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मुझे पता है आधी फीस भर के आएंगे और बाकी फीस यहाँ पे आके निकालते हैं। तो ये बहुत थोड़ा टफ हो जाता है। वो क्यों टफ होता है, कैसे इनकम होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाके वो भी देख सकते हो। बट आते हैं बैक टू टॉपिक। अब ये तो मैंने बता दिया फीस के बारे में। फीस के साथ ही साथ फंड्स। अब फंड्स में होता क्या है, आपको 28 डेज पुराने फंड्स दिखाने होते हैं। अब 28 डेज पुराने फंड्स में होगा क्या, आपको कहाँ पे जा रहे हो वो डिपेंड करेगा। अब आप अगर लेट से लंदन में जा रहे हो तो उसके फंड्स अलग है। लंदन के आउटर लंदन में जा रहे हो, मतलब लंदन के कोई भी दूसरी सिटी में कहीं पे भी जा रहे हो यूके में कहीं पे भी, उसके फंड्स अलग है। लेट से लंदन के अंदर यूनिवर्सिटी कैंपस है और वहां पे अगर पढ़ने जा रहे हो तो 12,000 पाउंड मिनिमम लगेगा आपका पर पर्सन का फंड शोकेस करने के लिए, और उसके बाहर जा रहे हो तो एवरेज 10 लाख लगेगा। वो कितना अमाउंट एग्जैक्ट लगेगा वो मैं आपको स्क्रीन पे अभी लिख दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा, वो देख लेना आप। बट ये एक एवरेज में एग्जांपल दे रहा हूं, तो उसके हिसाब से आपको चलना होगा। उसके साथ ही साथ डिपेंडेंट का भी लगता है। डिपेंडेंट का अराउंड 7 लाख समथिंग लगता है। सो उसका भी जितना लगता है वो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। अभी मुझे एग्जैक्ट आइडिया याद नहीं है कि कितना लगता है। सो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब ये फंड और फीस दोनों काम कैसे करते हैं, काम इन द सेंस आपको फंड कैसे दिखाने हैं। सो अभी मैं एग्जांपल देके दिखाता हूं कि जैसे लेट से 10,000 फी है कोई यूनिवर्सिटी की, उसके अंदर ही आपने 5,000 फीस भर के आए हो, तो रिमेनिंग 5,000 फी रह गई। सो फीस के साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि फंड्स के बारे में। फंड जो 12 लाख दिखाने थे इंडियन रुपीज में, अगर 12,000 पाउंड गिनो तो 12,000 पाउंड, तो 12,000 पाउंड प्लस 5,000 जो रिमेनिंग फीस है वो एक साथ मिलके जो होगा वो अमाउंट तो आपको दिखाना पड़ेगा फंड्स के अंदर। 28 डेज पुराना होना चाहिए। तो ये ऐसे काम करेगा, बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स को ये आइडिया ही नहीं होता है। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा 80% फीस भर दी, 50% फीस भर दी, एजेंट ने बताया नहीं, एजेंट को लगता है इसको पता ही होगा, क्योंकि मेरे ही एक फ्रेंड्स के साथ ये हुआ था। उसको नहीं पता था कि फंड मुझे सिर्फ फंड के दिखाने हैं या फिर उसके साथ यूनिवर्सिटी फीस जो रिमेनिंग रही है वो भी दिखाना है। उसके एजेंट ने नहीं बताया था, ध्यान से निकल गई चीज, और उसको याद भी नहीं था, और इसके चक्कर में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी उसको। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो आपको जो यूनिवर्सिटी की फीस है उसकी जितनी भी फीस रिमेनिंग बाकी रहती है वो भी आपको फंड के अंदर अटैच करनी है और वो दिखानी है। उसके साथ ही साथ अगर डिपेंडेंट आ रहा है तो डिपेंडेंट का भी फंड दिखाना है। तो ये मिल के सारा फंड आपको 28 डेज पुराना होना चाहिए मिनिमम से मिनिमम। अगर आप ऊपर रख रहे हो नो प्रॉब्लम, बट 28 दिन से नीचे नहीं होना चाहिए। जब आप वीजा अप्लाई कर रहे हो तब की बात बोल रहा हूँ, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो जैसे बताया, आप मेक श्योर करना है कि फंड्स वगैरह 28 डेज पुराना हो।
ये जो फंड होते हैं ये इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो अकोमोडेशन होगा, पूरे साल का खर्चा होगा, ट्रैवलिंग होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको फंड दिखाने होते हैं। तो यूके गवर्नमेंट के हिसाब से इतना फंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लगेगा 1 साल का, तो इसीलिए वो दिखाना पड़ता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो भी मिडिल क्लास स्टूडेंट्स होते हैं या जो भी हमारे जैसे कोई भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनका प्रॉब्लम ये आता है कि ये भी कहीं न कहीं से लोन पे लिया होता है या कहीं न कहीं से उधार लिया होता है। वो आते ही फिर वो सोचते हैं कि यार विथड्रॉ कर लें फटाक से, या फिर वीज़ा आने के बाद ही सोचते हैं कि विथड्रॉ कर लें। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि विथड्रॉ कब करें? अब ये सवाल ऐसा है कि मुझे भी आइडिया नहीं है एग्जैक्टली विथड्रॉ कब कर सकते हैं, बट एज पर माय अंडरस्टैंडिंग अगर वीजा आने के बाद तुरंत ही आपने विथड्रॉ कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर आप इमिग्रेशन जब क्रॉस कर रहे हो, जब आप यूके में आ रहे हो, तब भी अगर किसी ने चेक किया, लेट से नहीं चेक करते, आज तक मैंने नहीं सुना है चेक करते हैं, बट अगर वहां पे चेक किया, अगर आपके लेटर चेक किए तो लेटर्स में तो दिख जाए, बट अगर लाइव कुछ कर लिया है कुछ भी करके, देर आर पॉसिबिलिटी वहां पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई विल सजेस्ट फंड कभी विड्रॉ करें जब आप यूके में लैंड हो जाओ, तभी आप विड्रॉ करना, उसके अलावा विड्रॉ मत करिए, क्योंकि उसके पहले विड्रॉ करें तो देर आर पॉसिबिलिटी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप है मेन स्टेप, कैश लेटर। कैश लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज ये फाइनल ऑफर लेटर ही समझ लो, जिसने यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया है वो लेटर होता है ये लेटर के अंदर डिटेल में आपको देखना पड़ेगा जब भी आपके पास कैश लेटर आता है। कैश लेटर का आइडल टाइम होता है 1 वीक से 2 वीक, बट देर आर पॉसिबिलिटीज के 2 दिन में भी आ जाए और 4 दिन में भी आ जाए। तो इसके बारे में भी हम कोई कुछ कह नहीं सकते, जैसे मैंने बताया था आपको आगे, यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बट मोस्टली 1 वीक के अंदर दे देते हैं ये लोग, बिकॉज पता होता है कि फीस भी भर दी है स्टूडेंट ने, काफी सारी चीजें कर ली है, तो देर आर पॉसिबिलिटी कि आपका 1 वीक के अंदर आ जाए। बट इसमें मैंने बताया कि 2 वीक भी हो सकता है। वाई कैश लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कैश लेटर के अंदर काफी सारी डिटेल्स होगी आपकी, नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह, सब कुछ इसके अंदर होगा, यूनिवर्सिटी वगैरह, कैसा कोर्स किया है आपने, कौन सा सिलेक्ट किया है, कोर्स के साथ साथ क्या फीस पे करी है, कितनी फीस रिमेनिंग रही है, सारी डिटेल में होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, कोई गलत चीज नहीं लिखी है जो आपको नहीं पता है। अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप तुरंत ही यूनिवर्सिटी को मेल करो, या तो फिर कहीं एजेंट से काम करा है तो उसको बोल दो कि भैया ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व आउट कराओ, उसके बाद ही आपको वीजा अप्लाई करना है। वरना इसके बाद इसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है वीजा में भी, और आइदर वीजा के बाद भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये खास ध्यान रखना है। अब आता है मेन फाइनल स्टेप वीजा के बारे में। अगर कैश लेटर आ गया है तो फाइनल बहुत ही एक्साइटेड स्टेप है जो वीजा का स्टेप है। वीजा के स्टेप में एक्साइटेड इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि यार अब हमारा तो हो ही जाएगा, फाइनल चीज है वीजा, वीजा ही लेना है। अब उसके एक्साइटमेंट में होता क्या है कि कुछ भी गड़बड़ी कर देते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे कर लेते हैं, या तो फिर कोई भी चीज मिस आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद पैनिक भी करेंगे, और पैनिक के साथ साथ देयर आर पॉसिबिलिटी रिजेक्शन भी आए। तो ये स्टेप बहुत ही केयरफुली और सही से करना है। वाई? बिकॉज वीजा के अंदर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने पहले दिए थे, लेट से आपको एक्सपीरियंस है, सीवी है, एक्सपीरियंस लेटर है, सारी चीजें अटैच करनी आएगी, एसओपी, एवरीथिंग, वो भी परफेक्ट मैनर में। तो ये सारी चीजें कैसे करनी है वो भी बता। सो ये स्टेप में मैं 3 चीजें कवर कर लेता हूँ। एक तो वीजा फीस कितनी है, एक तो आईएचएस फीस, और एक मेडिकल। मेडिकल इन टर्म्स ऑफ इंडिया से जो आपको मेडिकल करवाना है वो। तो नॉर्मली सारी कंट्रीज में बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल होते हैं। सो यूके में बहुत ही इजीएस्ट मेडिकल करवाना है जो है टीबी का सर्टिफिकेट, वो 1 दिन में हो जाता है, और अराउंड 2000 समथिंग होता है। मेरा मुझे याद नहीं है इतना, बट 2000 समथिंग लगा था, तो इतना ही होगा। अब मेन जो चीज है वीजा फीस। वीजा फीस इंडियन रुपीज में अराउंड 36,000 के अराउंड है। अभी लेटेस्ट कितनी है आई डोंट नो, बट मैं सर्च करके देख के मैं इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कितनी है फीस। और उसके साथ ही साथ वीजा के अंदर मेन चीज बहुत कैटेगरी होती है, लेट से स्टैंडर्ड वीजा, प्रायोरिटी वीजा, सुपर प्रायोरिटी वीजा। अब इसकी कंडीशन क्या है कि लेट से स्टैंडर्ड वीजा, तो स्टैंडर्ड वीजा का लेट से अगर मैं बोलूँ कि भाई उसका टाइमिंग है 21 वर्किंग डेज में वीजा आ रहा है, प्रायोरिटी वीजा में 5 डेज में आ रहा है, सुपर प्रायोरिटी में 24 आवर्स में आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा फंस जाता है। काफी सारे स्टूडेंट्स को जल्दी होती है, या फिर इनटेक नजदीक होता है तो प्रायोरिटी ले लिया, फिर सुपर प्रायोरिटी ले लिया, बोले प्रायोरिटी लेके मेजोरिटी स्टूडेंट प्रायोरिटी ले लेते हैं जिनको जल्दी होती है। हुआ क्या, 5 दिन की एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हो गया 15 दिन, 20 दिन, महीना भी हो जाता है। तो इनकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है तो आई विल सजेस्ट कि स्टैंडर्ड ही लेना, प्रायोरिटी सुपर प्रायोरिटी में मत फंसना, बिकॉज उसके चार्जेस ज्यादा है। सुपर प्रायोरिटी का तो अराउंड शायद 1 लाख रुपीज है, तो वो बहुत ही ज्यादा हो गया, तो वो मतलब नहीं है, क्योंकि देर आर पॉसिबिलिटी अगर ये टाइम पे इंटरव्यू आ गया तो फिर क्या करोगे।
इंटरव्यू आना है अगर लेट से एम्बेसी से, तो फिर होगा क्या, फिर 5 दिन का वीजा अगर प्रायोरिटी में लिया है तो वो इंटरव्यू के लिए फिर बाद में कभी इंटरव्यू लेंगे, जब इंटरव्यू लेंगे फिर जाके रिजल्ट देंगे। क्योंकि मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं इंटरव्यू वगैरह के चक्कर में प्रायोरिटी वीजा में भी महीना महीना वेट करी है, और सुपर प्रायोरिटी में भी टाइम लग जाता है समटाइम्स। और स्टैंडर्ड वीजा जो वाले हैं, जो नॉर्मल प्रोसीजर वाले, वो 4 दिन में वीजा लेके बैठ, इवन मेरा भी वीजा 8-10 दिन में आ गया था, तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ था, जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसके साथ ही साथ आपको एक और फीस भरनी पड़ती है, IHS फीस, जो है अपना नॉर्मली, अगर नॉर्मल टर्म्स में बताऊं तो इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस यूके का, जो वेस्ट ऑफ मनी है इतना काम नहीं आता, बिकॉज ऑब्वियसली आप साल में कितनी बार बीमार पड़ोगे, और बीमार तो ठीक है, यहाँ पे सर्विस वगैरह इतनी अच्छी नहीं होती है, तो ये फैक्ट है, बट ये मैंडेटरी चीज आपको करानी ही पड़ेगी। सो वो तो अलग बात है। बट उसकी फीस कैसी रहती है? फीस नॉर्मली 624 पाउंड पर ईयर रहता है। सो वो 2 साल के हिसाब से अगर अब ड्यूरेशन हो रही है तो 1248 होती है। तो ये फीस रहती है, आपको मैंडेटरी भर के ही आना पड़ता है, इसका भी प्रूफ आपको देना पड़ता है, इसके अलावा एप्लीकेशन ही नहीं होगी। सो ये एक खर्चा होता है। सो अब आते हैं मेन के वीजा अप्लाई कैसे करना है। वीजा अप्लाई करने के लिए VFS के थ्रू आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आप जो सिटी में रह रहे हो आपको ये चेक करना पड़ेगा नियर बाय कौन सा आपका VFS का सेंटर है। लेट्स से मैं अहमदाबाद से था, तो मेरा अहमदाबाद में ही VFS सेंटर था, तो वहां पे ही मैंने अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक करी थी। और ऑनलाइन बुक करके ही आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं वो ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हो। और अगर ऑनलाइन अपलोड नहीं करने हैं तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हार्ड कॉपी आपको लेके जाना है साथ में। मेक श्योर करना कि वो लेमिनेटेड ना हो, अगर लेमिनेटेड ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई करना कि वो सारे लेके जाओ। और दूसरी मेजोरिटी सारी कॉपीज जो होगी, अगर जेरोक्स वगैरह करा के जा रहे हो तो वो सारी कलर कॉपी लेके जाना, बिकॉज वहां पे अगर स्कैन करना है तो प्रॉपर प्रिंट वगैरह है, इसीलिए तो वो लोग भी सजेस्ट करके कि भाई कलर कॉपी लेके जाओ आप। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे भी स्कैन कर सकते हैं। हार्डली अगर मैं बताऊं तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, अगर भीड़ नहीं है तो 15-20 मिनट में काम खत्म हो जाता है वहां पे बायोमेट्रिक वगैरह लेने में। तो बायोमेट्रिक वगैरह भी लेंगे, और उसी के थ्रू, उसी की वजह से आपका यहाँ पे जब आओगे तब BRP आएगा, वो बायोमेट्रिक की वजह से ही, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और वो लोग आपका जब भी आप VFS में जाओगे, आप अपॉइंटमेंट लेके डॉक्यूमेंट वगैरह आप स्कैन कराओगे वहां पे, तो उसी टाइम पे आपका पासपोर्ट भी ले लेंगे। और फिर आपको रिटर्न आना है। रिटर्न आने के बाद आपको वेट करना है वीजा के लिए। अब स्टूडेंट वीजा की प्रोसेस में सबसे बड़ा टास्क है ये वीजा की वेट करना। बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग चीज है, बिकॉज इसमें कोई टाइम का गारंटी ही नहीं है। भले वो बोले 21 दिन में वीजा आएगा, 5 दिन में वीजा आएगा, 10 दिन में आएगा, देयर आर नो गारंटी कितने दिनों में वीजा आएगा। बिकॉज मेरे वीजा 10 दिन में आए थे, मेरे फ्रेंड के वीजा महीने में आए थे, दूसरे फ्रेंड के 1.5 महीने में आए थे, किसी ने प्रायोरिटी में करा था उसका 10-15 दिन लगा दिए, महीना लगा दिया, वो टेंशन में आ गए थे। तो ये सारी चीजें होती है। इवन मैं यहाँ पे आने के बाद में मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है वो लोग भी मुझे काफी सारे बोलते हैं 2-2 महीना वीजा नहीं आ रहा है। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये चीज आप पहले से दिमाग में लगा के ही रखना कि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, टाइम लग सकता है। और जैसे जैसे इंडेक आगे जाते रहते हैं वैसे ही कंपटीशन भी बढ़ रही है। कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सो फिर वीजा में भी वो डिले हो सकता है। सो मेक श्योर करो, अगर लेट से सितंबर इनटेक में आ रहे हो तो अभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, तो जल्दी से जल्दी प्रोसेस वगैरह कंप्लीट हो, जल्दी से आपको लेटर्स आ जाए, ऑफर लेटर्स वगैरह, और वीजा भी आपका जल्दी से जल्दी आ जाए। अगर एंड मोमेंट पे करते हो तो प्रॉब्लम यही आती है कि फिर वीजा वगैरह के लिए वेट करते रहा तो इनटेक स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि मेजोरिटी जितने भी मैंने स्टूडेंट देखे, काफी सारे स्टूडेंट्स का वही हाल है कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि यार कोर्स चालू हो गया यूके के अंदर, और वहां पे फिर एक्सटेंशन ले रहे हैं कि भाई यार मेरा और 15 दिन का एक्सटेंशन दे दो, मेरा वीजा नहीं आया, फिर वीजा नहीं आया। लेट से अगर वीजा भी आ गया एंड में, तो फिर होता क्या कि फ्लाइट टिकट्स वगैरह महंगी पड़ेंगी, क्योंकि बुक तो कर नहीं सकते विदाउट वीजा। तो वो चक्कर में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये प्रोसेस जल्दी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टू सम अप द थिंग्स, सारी प्रोसेस मैंने बता दी है कैसे वर्क करेगा। लेट्स से रिवाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ऑफर लेटर में भी कंडीशनल है, अनकंडीशनल है। उसके साथ ही साथ अगर आपका, हाँ एक और चीज बतानी रह गई थी इंटरव्यू के बारे में, अगर अनकंडीशनल या कंडीशनल से पहले अगर इंटरव्यू आता है यूनिवर्सिटी का, मेरा नहीं आया था इसलिए मैंने वो भूल गया, बट अभी बता देता हूँ। उस टाइम पे अगर इंटरव्यू वगैरह आता है तो आपको इंटरव्यू पास करना रहेगा। इंटरव्यू टेलीफोनिक भी हो सकता है, स्काइप पे भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। सो नॉर्मली बहुत ही इजी इंटरव्यू रहता है, 10-15 मिनट का भी हो सकता है, 45 मिनट्स का भी होता है। अगर उनको थोड़ा डाउट होता है तो ज्यादा ले सकते हैं। बट ये सवाल बस वही करेंगे जो यूके के बारे में करेंगे, कोर्स के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में करेंगे, ज्यादा कोई सवाल करेंगे नहीं। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप इजीली पास कर लोगे। तो ये इंटरव्यू आ गया। इंटरव्यू के बाद आपका ऑफर लेटर, मेन जो कंडीशनल के बिना का अनकंडीशनल आएगा वो आ गया। कंडीशनल अनकंडीशनल के बाद फिर आपका आएगा फीस भरनी। फीस भरने के साथ साथ आपको फंड्स देखने, फंड्स के साथ साथ आ गया फिर कैश लेटर। कैश लेटर के बाद वीजा फाइनल स्टेप, और वीजा के बाद आप फ्लाई कर सकते हो यूके में। सो प्रोसेस तो आपको पता चल गई। अब बताता हूं मैं कैसे काम कर रहा हूं, और आप
आपको अगर वीजा के लिए अगर कोई भी इंक्वायरी है, अगर लेट्स से स्टूडेंट वीजा के लिए आपको करवाना है काम सितंबर इनटेक के लिए या फिर फ्यूचर में कोई भी इनटेक के लिए यूके में खास करके, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको सबमिट करना है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, जो अनाउंसमेंट वीडियो था, उसके अंदर बोला था कि मैं फीस वगैरह चार्ज करूंगा 1000 रुपीज समथिंग, बट मैं ये फिर से अनाउंस करता हूं कि वो चार्जेस मैंने बोले थे बट मैं नहीं लूंगा। वाई मैं ये चार्जेस कैंसिल कर रहा हूं, बिकॉज मुझे काफी सारी क्वेरीज आई उसके अंदर वो वीडियो की वजह से। इंस्टाग्राम वगैरह में एक दो स्टूडेंट्स ने ऐसा भी पूछा था कि आपकी 10 एप्लीकेशन हो गई क्या, तो मेरा ये अभी चार्जेबल होगा या फ्री होगा। तो मुझे लगा कि 1000 रुपीज कंस्टेंट आ रहा है सबको, 1000 रुपीज पे क्यों करे। तो मैंने पहले भी बताया था, मैं अभी बताता हूँ, मुझे वो फीस में, वो चार्जेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा पर्पज यही था कि जो भी एप्लीकेशन जो भी आए वो सारी फिल्टर आउट होके आए, जेन्युइन एप्लीकेशन आए जिसको एक्चुअल में यहाँ पे आना है। तो वो रीजन से कराया था। भले मैं ये चार्जेस हटा रहा हूँ, बट आपको रिक्वेस्ट मैं यही करूंगा कि प्लीज अगर आपको यूके में सीरियसली आना है, अगर आपकी तैयारी है, आपको लगता है सब कुछ सॉर्टेड है, तभी आप अप्लाई करो। अगर नहीं है तो आप अप्लाई भी मत करो, बिकॉज उसमें आपका भी टाइम होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। बिकॉज उसमें होगा क्या, मैं यहाँ पे फुल टाइम जॉब भी करता हूँ, उसके साथ काम करता हूँ। और मैं काम कैसे करता हूँ, यहाँ पे एक यूके में एक कंपनी है, उसके साथ मैंने टाई अप किया है, पार्टनर किया है, उनके साथ काम करूंगा। वेल नोन कंपनी, अच्छी कंपनी है। मैंने काफी सारी चीजें रिसर्च करी है, काफी सारी चीजें देखी है, उनके टेस्टिमोनियल्स देखे, तभी जाके मैंने ट्रस्ट करके उनके साथ टाई अप किया है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे से काम करवाना है, तो मैं सारी जो एप्लीकेशन आपकी मेरे पास आएगी, वो सारी मैं चेक करके, डॉक्यूमेंट चेक करके मैं आगे पास ऑन कर दूंगा और सारे अपडेट्स भी लेते रहूंगा आपके बिहाफ में। उसके साथ ही साथ आपको सवाल ये भी आएगा कि एप्लीकेशन मेरे थ्रू ही क्यों करवाए। देयर आर मेनी एजेंट्स इन इंडिया, देयर आर मेनी एजेंट्स इन वर्ल्ड वाइड, बहुत सारी जगह पे एजेंट्स है। सो वन ऑफ द रीजन इज मैं यूके में ही हूँ। यूके में रहने से फायदा ये है कि मुझे ग्राउंड रियलिटी पता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या टास्क है। सो नॉट ओनली वीजा कराने के बाद भी एक बार यहाँ पे आते हो, कोई अगर जॉब में दिक्कत आ रही है, अकोमोडेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझसे शेयर कर सकते हो। अगर मेरे पास कोई रेफरेंस में कहीं पे भी जॉब या कुछ भी अकोमोडेशन वगैरह होता है, तो मैं पहले भी हेल्प करता था, आगे भी हेल्प करूंगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। दूसरी ये आती है कि आपको नहीं पता है कि कौन सा एजेंट कैसा है, कैसा काम करेगा, कैसे काम कर रहा है। काफी सारी जगह पे स्कैम हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है पैसे देके। सबसे बड़ी चीज, मैं नहीं ले रहा हूँ पैसे कोई। मैं पहले भले अनाउंस किया था, वो अलग बात है, बट अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं 1 रुपया नहीं ले रहा हूँ स्टूडेंट के पास से। तो अगर आप काम कराते हो, तो वो एक गारंटी रहेगी कि आपका काम जो भी होगा वो जेन्युइन होगा। सो उसके साथ ही साथ मैं यूनिवर्सिटी और कोर्सेज सिलेक्शन में भी हेल्प करूंगा। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको जरा भी इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि यूके में सितंबर इनटेक या फिर नेक्स्ट इनटेक में आना है, तो आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो। सो फाइनली दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज वेल, बिकॉज शेयर करोगे तो बहुत सारे लोगों को पता चलेगा, जिन लोगों को जरूरत है उनको भी पता चलेगा। और सबसे बड़ी चीज, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और वीडियो बना पाऊं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।